नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में जाने वाले हैं जो किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर से कम नहीं लगती। सच कहें तो यह स्रोत सामग्री अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, खुफिया एजेंसियों और एक कथित हाई प्रोफाइल हत्या की साजिश की बहुत ही हैरान कर देने वाली तस्वीर पेश करती है। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि स्रोत के अनुसार ये एक ऐसा पल था जिसने दुनिया भर के इंटेलिजेंस नेटवर्क में हड़कंप मचा दिया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। इस पल की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो दुनिया को दिखा और जो कथित तौर पर असलियत थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। 1 सितंबर 2025 का दिन, जब भारतीय प्रधानमंत्री अपनी तयशुदा बेहद सुरक्षित बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर अचानक रूसी राष्ट्रपति की लिमोजीन में जा बैठे। दुनिया भर के कैमरों ने इसे दो विश्व नेताओं की गहरी दोस्ती के रूप में देखा। लेकिन स्रोत कुछ और ही कहानी बयां करता है। इसके अनुसार ये कोई कूटनीतिक दिखावा नहीं था, बल्कि एक सक्रिय और बेहद खौफनाक हत्या की साजिश से बचने का एक त्वरित हताश प्रयास था। 45 मिनट, जी हां, पूरे 45 मिनट तक दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली नेता एक बंद और बिल्कुल शांत खड़ी गाड़ी में बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। ये किसी भी सामान्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के बिल्कुल खिलाफ है। स्रोत बताता है कि उस वक्त उस स्थिर लिमोजीन के अंदर एक हाई सिक्योरिटी एन्क्रिप्टेड लाइन सीधे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से जुड़ी गई थी। बाहर से भले ही सब कुछ सामान्य लग रहा हो, लेकिन अंदर एक बहुत बड़े राष्ट्रीय संकट पर चर्चा हो रही थी। उस गाड़ी के अंदर जो रिपोर्ट साझा की गई, वो स्रोत के अनुसार कुछ ऐसी थी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कथित तौर पर भारत के एनएसए ने जानकारी दी कि एक बहुत बड़ी हत्या की साजिश को बीच में ही पकड़ लिया गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस कथित साजिश के तार सीधे वॉशिंगटन तक जुड़ रहे थे। हम यहाँ किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन स्रोत ने प्रधानमंत्री के जीवन पर मंडरा रहे इस खतरे की जो तस्वीर पेश की है, वो वास्तव में अभूतपूर्व है। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत आखिर हुई कहां से? इस कथित साजिश की जड़ों को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हम रुख करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका का, जहां स्रोत के अनुसार इस पूरे डाक ऑपरेशन का एक गुप्त कमांड सेंटर बनाया गया था। यहां से घटनाओं का क्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। 27 अगस्त को ढाका में एक विदेशी नागरिक का आगमन होता है। अगस्त के आखिरी दिनों में ही रूसी खुफिया एजेंसी कुछ बेहद असामान्य सिग्नल्स पकड़ती है। फिर 1 सितंबर को एससीओ समिट वाले दिन ही ढाका के एक होटल में एक खामोश ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है और अंततः 2 सितंबर को प्रधानमंत्री सुरक्षित वापस लौटते हैं। इस टाइमलाइन का हर एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और यहीं एंट्री होती है एक मुख्य किरदार की, जिसे टेरेंस का नाम दिया गया है। एक 50 वर्षीय अमेरिकी व्यक्ति जो एक आम बिजनेसमैन होने का दिखावा करते हुए ढाका के एक आलीशान 5 स्टार होटल में कमरा लेता है। लेकिन स्रोत का दावा है कि वो कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि सीआईए का एक बेहद खतरनाक और अनुभवी कोवर्ट ऑपरेटिव था। उसका मिशन, एक ऐसा कमांड सेंटर तैयार करना जहां से वो एससीओ समिट के पास तैनात किसी स्नाइपर टीम को सीधे निर्देश दे सके। कहा जाता है कि उसके उन 3 भारी सूटकेसों में कोई बिजनेस के कागजात नहीं थे। इसके बजाय उनमें अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक गियर, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस, आसानी से छिप जाने वाले घातक हथियार और पूरी इंटेलिजेंस के ब्लूप्रिंट्स भरे हुए थे। इस पूरे सेटअप का कथित मकसद बहुत साफ था, एक ऐसा हमला करवाना जो दुनिया को किसी आतंकी संगठन का काम लगे, लेकिन असल में उसकी पूरी डोर ढाका के इस कमरे से कंट्रोल हो रही हो। लेकिन इस कथित साजिश का मुकाबला कैसे हुआ? यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है और भारत की रॉ और रूस की एसवीआर के बीच एक अभूतपूर्व गठबंधन देखने को मिलता है। ये वो पल था जहां इस पूरी साजिश में सेंध लगी। अगस्त के अंत में रूस की खुफिया एजेंसी ने कुछ ऐसे सिग्नल्स पकड़े जो वहां नहीं होने चाहिए थे। ये कोई आम रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं थी, बल्कि ये ऐसे हाई लेवल एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल्स थे जिनका इस्तेमाल सिर्फ दुनिया की सबसे एडवांस्ड एजेंसियां करती हैं। ढाका और समिट लोकेशन के बीच अचानक एक्टिव हुए इन सिग्नल्स ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी और स्रोत के मुताबिक रूस ने बिना एक पल गवाए ये सारा डेटा नई दिल्ली के साथ साझा कर दिया। इसके बाद नई दिल्ली में जो आधी रात को आपातकालीन बैठक हुई, उसका माहौल बेहद तनावपूर्ण था। स्रोत में दर्ज ये कथित बयान उस वक्त के कड़े रुख को साफ दर्शाता है। ये तय हो चुका था कि इस ऑपरेटिव का संपर्क उसकी स्नाइपर टीम से हर हाल में तुरंत काटना ही होगा, और इस हिमाकत का जवाब इतना कड़ा होना चाहिए था कि कोई भी भविष्य में ऐसी साजिश रचने की सोच भी न सके।
और फिर बहुत ही खामोशी से अंजाम दिया गया ऑपरेशन साइलेंट टेकडाउन। 1 सितंबर को टेरेंस की ड्रिंक में एक हाई ग्रेड रसायन मिला दिया गया। इसका असर इतना तेज था कि कुछ ही सेकंड में उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से काम करना बंद कर गया। बिना कोई गोली चले, बिना किसी शोर शराबे के उसे उसके संचार उपकरणों तक पहुंचने से पहले ही बेअसर कर दिया गया। स्नाइपर टीम से उसका कमांड लिंक हमेशा के लिए टूट गया और साजिश वहीं की वहीं ढेर हो गई। लेकिन स्रोत का दावा है कि असली खेल तो इस घटना के बाद शुरू हुआ, एक बहुत बड़े कवर अप के रूप में। आरोप है कि अमेरिकी दूतावास ने तुरंत मोर्चा संभाला। स्थानीय बांग्लादेश पुलिस को इस मामले से पूरी तरह दूर रखा गया, कोई पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया और एक विशेष विमान से शव को तुरंत देश से बाहर निकाल लिया गया। इतना ही नहीं, साइबर विशेषज्ञों की एक टीम ने टेरेंस का हर एक डिजिटल फुटप्रिंट इंटरनेट से ऐसे मिटा दिया जैसे वो इंसान कभी था ही नहीं। अब किसी भी विश्लेषण में तस्वीर के दोनों पहलुओं को देखना बेहद जरूरी है। इस पूरी कहानी के सामने आने के बाद अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से कड़े आधिकारिक खंडन आए। सितंबर की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया गया कि उनका कोई भी ऑपरेटिव मारा नहीं गया है और ढाका में उनका ऐसा कोई भी गुप्त ऑपरेशन नहीं चल रहा था। ये आधिकारिक पक्ष स्रोत के दावों के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। खैर, इन खुफिया ऑपरेशनों के दावों और आधिकारिक खंडन से बाहर निकलकर कूटनीति की दुनिया पर इस पूरे घटनाक्रम का क्या असर हुआ, ये समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 2 सितंबर को सुरक्षित लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने एक बड़े समिट में खुले मंच से कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। यह एक बहुत ही रहस्यमयी बयान था। स्रोत का विश्लेषण कहता है कि किसी विश्व नेता का इस तरह मंच से अपने जिंदा लौट आने की बात करना कोई सामान्य घटना नहीं है। इसे उन अदृश्य ताकतों को दिए गए एक सीधे और कड़े संदेश के रूप में देखा गया जो कथित तौर पर इस पूरी साजिश को रच रही थीं। और इस रहस्यमयी बयान के ठीक बाद एक के बाद एक कई हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय दौरे अचानक रद्द या स्थगित कर दिए गए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अहम सत्र से लेकर मिस्र के शांति शिखर सम्मेलन और आसियान समिट तक। स्रोत के अनुसार इतने कम समय में इतने बड़े मंचों से दूरी बनाना इस बात का संकेत था कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं था और सुरक्षा के लिहाज से कोई भी चांस नहीं लिया जा सकता था। इस पूरी तस्वीर और इस घेराबंदी को समझने के लिए स्रोत रिंग ऑफ फायर नाम की एक भू राजनीतिक थ्योरी पेश करता है। इसका मतलब है किसी देश पर दबाव बनाने के लिए उसके आस पड़ोस को अस्थिर कर देना, चाहे वो बांग्लादेश में अचानक हुआ तख्ता पलट हो, नेपाल में उठती अशांति हो या फिर श्रीलंका का संकट। थ्योरी के मुताबिक ये सब अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि देश को चारों तरफ से घेरने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हैं। तो असल में ये सारा टकराव क्यों हो रहा है? स्रोत यहाँ 2 बहुत बड़ी बातों को आमने सामने रखता है। एक तरफ है देश की एक पूरी तरह से स्वतंत्र विदेश नीति, जहाँ फैसले किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर लिए जाते हैं, और दूसरी तरफ है वो खतरनाक रणनीति जिसे रिजीम चेंज कहा जाता है। स्रोत का दावा है कि जब कोई देश महाशक्तियों के दबाव में नहीं आता तो गुप्त अभियानों के जरिए वहां की सत्ता को ही बदलने की कोशिश की जाती है। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये पुराना कूटनीतिक बयान बिल्कुल सटीक बैठता है। खुले मंच से ये कहना कि सिर पर बंदूक रखकर व्यापार सौदे नहीं हो सकते, स्रोत की इसी थ्योरी को एक मजबूत आधार देता है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ कूटनीतिक दबाव के बारे में था या फिर ये इशारा किसी ऐसे वास्तविक और भौतिक खतरे की तरफ था जिसकी कथित योजना 1 सितंबर को ढाका में बनाई गई थी। तो इन सभी दावों, खुफिया थ्योरीज और कूटनीतिक बयानों को एक साथ रखकर देखने पर अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। क्या ये सब महज संयोग था या फिर वाकई में स्वतंत्र विदेश नीति की कीमत चुकाने के लिए एक सुनियोजित सत्ता परिवर्तन का प्रयास किया जा रहा था? ये स्रोत सामग्री निश्चित रूप से हमें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के उस छिपे हुए और खतरनाक चेहरे पर सोचने को मजबूर कर देती है, जो शायद हमें कभी सीधे तौर पर नजर नहीं आता। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।